डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा सुरजन। यूएस एड को लेकर ट्रंप के तीसरे बयान के बाद कांग्रेस ने फिर उठाए मोदी पर सवाल। कहा कि पैसे का हिसाब देश के सामने रखा जाए। श्वेत पत्र जारी करने की भी उठाई मांग। आप तो एक कॉल करते हो डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब $21 मिलियन का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं, फिर आरोप सच है। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पहले वीकेंड पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शहर में लगा जाम, बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बदली। सभी लोग जहाँ से आए वहाँ से वापस चले जाइए, और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टूटी सीट पर करनी पड़ी हवाई यात्रा। सोशल मीडिया पर जतलाई नाराजगी तो कांग्रेस ने भी कसा तंज। खबरें होंगी खेल जगत से भी और ले चलेंगे साहित्य की दुनिया में, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास पर मेहरबान हुए प्रधानमंत्री मोदी। दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया अपना दूसरा प्रधान सचिव। एफबीआई के 9वें निदेशक के तौर पर भारतीय मूल के काश पटेल ने ली शपथ। राम मंदिर के घोर समर्थकों में रहे हैं पटेल। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर की थी पश्चिमी मीडिया की आलोचना। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में हुआ टनल हादसा। 4 दिनों से बन रहे टनल का एक हिस्सा गिरा, 8 मजदूर फंसे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को नियंत्रण में लेने की योजना पर दी सफाई। चौतरफा आलोचनाओं के बाद कहा, यह महज सुझाव, इसे लागू करने का कोई आदेश नहीं। ब्रिटेन में बाल शोषण और कमजोर लोगों के घर पर जबरन कब्जा करने वालों पर कसेगा शिकंजा, सरकार ने बनाया कानून। और इजराइल में 3 बसों में हुए बम धमाकों के बाद अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए जारी किया अलर्ट। 2 हफ्ते तक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करने के आदेश। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरी बार भारत को मतदाता भागीदारी के लिए $21 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए के अपने आरोप को फिर हवा दी। खास बात यह कि इस मामले में ट्रंप ने पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। अपनी नई टिप्पणी में ट्रंप ने भारत और बांग्लादेश को प्रस्तावित और अब रोकी गई अलग अलग यूएस फंडिंग का स्पष्ट उल्लेख किया। ट्रंप के ताजा बयान से इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट का एक तरह से खंडन किया गया है जिसमें दावा किया गया था कि यह फंड सिर्फ बांग्लादेश के लिए मंजूर हुआ था, भारत के लिए नहीं। लेकिन अब ट्रंप ने यह भी कहा कि हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अब देश में सियासत और तेज हो गई है। कल राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे और आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूएस एड पर सरकार से सफाई मांगी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने कहा और साथ ही मोदी को चुनौती भी दे दी कि वे खुद ट्रंप से फोन करके पूछे कि आखिर उनका नाम कैसे लिया। पवन खेड़ा ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए। हमारी जो मांग है वो ये है कि जो राजनीतिक दल है या जो राजनीतिक व्यक्ति है या जो गैर सरकारी लेकिन राजनीतिक संगठन है, कुछ संगठन अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं वो राजनीतिक संगठन, पंजीकृत भी नहीं है, उनको विकास एजेंसियों द्वारा, यूएस एड द्वारा, विशेष तौर पे यूएस एड द्वारा कितना पैसा कब मिला, सिलसिलेवार हर साल का हमें ये खुलासा चाहिए। क्योंकि अब जब आपने ये शुरू किया है, हम पर झूठ बोलना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं अब आप इसका जवाब दीजिए। और पीएम साहब, आपसे भी एक आग्रह है कि आपका एक दोस्त है, आप तो एक कॉल करते हो डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप आज फोन करें। जाग गए होंगे अब तक, फोन करें, कितना वॉशिंगटन में जो भी समय होगा देख लें, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, $21 मिलियन का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं, फिर आरोप सच है। कांग्रेस ने कहा कि साल 2021 से साल 2024 के बीच $650 मिलियन आए। इसका हिसाब देश के सामने रखा जाए। जब 2012 के दौरान अन्ना हजारे का आंदोलन चरम पर था,
केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे, तब नरेंद्र मोदी आडवाणी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उस वक्त भी यूएस एड से कितना पैसा आया और किसे गया, ये सब हमें श्वेत पत्र में जानना है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो पिछला बयान आया था, उसमें उन्होंने सिर्फ संकेत दिया था कि इन फंड्स का इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनाव में दखल देने के लिए किया गया हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने इसका कोई सबूत नहीं दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल, संगठन या सरकार को ये पैसा दिया गया था। अब वो अपनी नई टिप्पणी में प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं, जिस पर मोदी फंस रहे हैं। इस बारे में जब मैंने वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने कहा, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर नरेंद्र मोदी के सामने अब खड़ी हो गई है। इसलिए क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने अपने फ्रेंड नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए वहाँ के चुनाव को मजबूत करने के लिए या वहाँ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ये पैसा अगर अमेरिका दे रहा है तो उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूछ रही है नरेंद्र मोदी से कि आखिर इस पैसे से आपने किया क्या आपने चुनाव को प्रभावित करने में ये पैसा लगाया, और अगर चुनाव को प्रभावित करने में आपने ये पैसा लगाया है तो फिर ये जवाब देना होगा। जो सवाल कांग्रेस लगातार पूछती रही है कि महाराष्ट्र में आखिरी समय में 76 लाख वोटर्स कैसे आ गए, यही सवाल यहाँ अब दिल्ली के चुनाव के बाद भी पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही सवाल पूछे गए थे हरियाणा के रिजल्ट आने के बाद भी। तो अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग चुनावों में अगर ऐसे पैसों का इस्तेमाल, अमेरिका से आए हुए पैसे या विदेशी फंडिंग के जरिए जो पैसे आ रहे हैं उसका अगर इस्तेमाल हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तब भी और हो रहा है तब भी ये जवाब देना चाहिए यहाँ नरेंद्र मोदी को। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ये जवाब नहीं देते हैं तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। लेकिन एक सवाल ये भी यहाँ उठता है कि अमेरिका अपने फंड में कटौती कर रहा है और उस कटौती से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या अब ऐसे फंड जो भारत में नहीं आएंगे उससे भारत में जो लोकतंत्र को मजबूत करने का जो एक क्रम चल रहा था, क्या उसमें भी रुकावट पैदा होगी। और जिस प्रकार भारत में सरकार काम कर रही है और लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। क्योंकि आज जो बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और वोट को चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये पैसे दिए गए। तो क्या यहाँ पर जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो सवाल सही है, वाजिब है कि हाँ आपने इन पैसों का इस्तेमाल वोट बैंक को मजबूत, अपने वोट बैंक को यानी बीजेपी ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब जानने का इंतजार रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि क्या नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप के सवाल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप को देंगे, ये देश तो जरूर जानना चाहेगा। ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब खबर महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर एक तरफ सियासी बयानबाजी और साथ में वीआईपी दौरे का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाशिवरात्रि के पहले शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी। हालांकि इस बार व्यवस्था में थोड़ा सुधार दिख रहा है और देश विदेश से आए लोग इस अद्भुत आयोजन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन प्रयागराज शहर में रोजमर्रा की जिंदगी इससे प्रभावित हो रही है। आलम यह है कि इस बार बोर्ड परीक्षा की तारीख भी बदली गई। रिपोर्ट बता रही हैं आराधना। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महाशिवरात्रि के पहले आज वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिस वजह से प्रयागराज शहर में फिर से भीषण जाम की स्थिति बन गई। बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हम लोग सभी लोग जहाँ से आए वहाँ से वापस चले जाइए और अगर आपको यहाँ रोक कर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। लेकिन देश विदेश से आए श्रद्धालु इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं। फ्रांस से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि वे एक बार साइबेरिया के एक आयोजन में शामिल हुए थे और अब उन्होंने महाकुंभ देखा है। दोनों ही जगहों पर उन्हें अद्भुत आनंद आया। I am Nicolas Michou. I come from Paris and I work in India and in Tokyo. A few years ago, I visited unique festival in Yakutia in Siberia for solstice, and now I am visiting
Kumbh. पेरिस से आए निकोलस ने भारत के महाकुंभ को लेकर अपनी खुशी और अच्छे अनुभव को साझा किया। वहीं पिछली कुछ घटनाओं को देखते हुए इस बार प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा था कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दिया। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर प्रयागराज में एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भीषण जाम लग गया है। लोगों को 500 मीटर की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लग रहा है। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वीआईपीज को पहले की तरह सुविधाएं मिल रही हैं। इधर महाकुंभ में बढ़ती भीड़ का असर परीक्षाओं पर भी पड़ा। प्रयागराज में 24 फरवरी को 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। इस दिन का एग्जाम 9 मार्च को कराया जाएगा। इसी तरह प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी। वहीं प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं और 4 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। खबर बता रही थी आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब सुनते हैं खबर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह की टूटी सीट पर हुई विमान यात्रा की। शिवराज सिंह चौहान ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना के बारे में विस्तार से बताया है। खबर सुना रही हैं आंचल। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कल एयर इंडिया की फ्लाइट में भोपाल से दिल्ली तक टूटी सीट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। इस बुरे अनुभव को लेकर केंद्रीय मंत्री एयर इंडिया एयरलाइन पर ही भड़क गए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी और अंदर धसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं? मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? केंद्रीय मंत्री की नाराजगी भरी शिकायत पर अब एयर इंडिया की सफाई भी आ गई है। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर ही जवाब लिखा है कि प्रिय महोदय, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। कृपया निश्चिंत रहें कि हम इस मामले को ध्यान से देख रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। हम आपसे बात करने का अवसर पाकर प्रसन्न होंगे। कृपया हमसे संपर्क करने के लिए सुविधाजनक समय पर हमें डीएम करें। इसी मामले पर कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज कसा है। कांग्रेस ने लिखा कि मोदी सरकार ने हर सेक्टर का भट्टा बैठा दिया। रेल में यात्री परेशान है, प्लेन में यात्री परेशान है, लोग शिकायत करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब शिवराज जी को दिक्कत हुई तो ट्वीट कर रही हैं। हो सकता है इस पर एक्शन भी लिया जाए, लेकिन हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम ऊपर से ठीक होता है और ऊपर तो सब चंगा सी का ढोल पीटने से ही फुर्सत नहीं, लोग परेशानी झेलते हैं। खबर सुना रही थी आंचल। और अब खेल की खबरें सुनिए यश त्रिवेदी से। भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। संडे को दोपहर 2:30 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले के सभी टिकट पहले ही बिक चुके हैं। सभी को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को देखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कई मशहूर हस्तियां भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के इस मुकाबले को लेकर भारतीय महिला शूटर और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने भी कहा है कि वो इस मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं। मैच हो जाए, देखते हैं, चीयर करेंगे मस्त टीवी के सामने बैठकर। एंड आई होप बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्म करे इंडिया टीम और हम सब चीयर करेंगे उन सब के लिए। और ऑल द बेस्ट टू आवर एथलीट्स, रॉकेट। यानी भारत पाक मैच को लेकर उत्साह हर खेल प्रेमी में नजर आ रहा है। तो वहीं इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश बड़ी कंपनियों की तरफ से भी होती रही है। मैच के टीवी या स्मार्टफोन पर आने वाले विज्ञापन के स्लॉट्स को खरीदने के लिए कंपनियों के बीच होड़ मची रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में इस समय
एड प्राइस के रेट सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। संडे को होने वाले इस मुकाबले में 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 50 लाख रुपए तक पहुंच गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मुकाबलों की बात करें तो 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 25 लाख रुपए है। यहां तक कि भारत के दूसरे मुकाबलों में भी 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 25 लाख रुपए के आसपास रखी गई है। भारत और पाकिस्तान मुकाबले में एड प्राइस दुगना है। साफ है कि इस मुकाबले को लेकर कंपनियां अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन दिखाने के लिए कितनी उत्सुक दिख रही हैं। एक मीडिया बाइंग एग्जीक्यूटिव ने कहा कि संडे के मैच के लिए ऊंचे प्रीमियम पर विज्ञापन स्लॉट खरीदने वालों में कुछ ऑटो और एफएमसीजी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मीडियम लेवल के ब्रांड्स भी हैं जो लाइव स्पोर्ट्स विज्ञापन में नए हैं। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर कोका कोला ने कहा है कि वो मैच के दिन एक नए अभियान की शुरुआत कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में विज्ञापन की कीमत इतनी ज्यादा हो। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच में 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 40 लाख रुपए तक की थी। इससे पहले साल 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। इस मैच में विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा रही थी। दोनों टीमों के बीच हुए इस हाई वोल्टेज मैच में 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 60 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जा रही है, लेकिन भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा, इसलिए यह मैच भी दुबई में रखा गया है। पाकिस्तान की तरफ से पहले आईसीसी से सिफारिश की गई थी कि भारत अगर पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आ रहा है तो दोनों टीमों को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के दबाव में आईसीसी ने पाकिस्तान की इस डिमांड को खारिज कर दिया था। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। अब बात करते हैं देश की राजनीति के साथ बदलते हुए साहित्यिक माहौल की। खासकर 2014 के बाद से साहित्य या लेखन में जिस तरह बदलाव देखने को मिले हैं, लेखकों ने सत्ता के साथ जिस तरह समझौते किए हैं और विरोध के स्वर को जिस तरह दबाने की कोशिशें हो रही हैं, इन सवालों पर वयोवृद्ध साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी क्या सोचते हैं, यह जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अतुल सिन्हा ने। जैसे आज के दौर में जो फिलहाल 2014 के बाद से जो स्थितियां बदली हैं पूरे देश में, उसमें लेखन कितना प्रभावित हुआ है? वहाँ उससे देखिए, प्रभावित लेखन ये है कि जो रचना है सचमुच की क्रिएटिव, तो वो तो जितनी मुश्किल होगी उतनी वो ज़्यादा संघर्ष करेगा। मुश्किल होगी अच्छी जेन्युइन रचना करना, वो और ज़्यादा खतरे उठा करके करेगा। सर्जना से जोखिम का संबंध हमेशा रहा है। इस समय जो हो रहा है कि मुश्किल पड़ गया है। लोग ऐसी बातों पर भी लोग आपत्ति उठा देते हैं या दंड देने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी कभी किसी को जेल भेज दिया, किसी का FIR करा दिया, जो बड़ी सामान्य बातें हैं जो बिल्कुल ठिकाने से लेना चाहिए। किसी नेता के बारे में कोई बात कही गई तो पहले कितनी बातें, राजीव गांधी के समय में ही नारा लगाया जाता था राजीव गांधी चोर है। इंदिरा गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में कितनी बातें कही जाती थी, आप जानते होंगे। तो कहीं कुछ नहीं, तो लेकिन अब ऐसा हो गया है कि उसको कुछ करके लोगों को सजा दी जाती है या सोशल मीडिया पर उनका तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है। और हमेशा होता है कि सत्ता के साथ साहित्यिक नामधारी कुछ लोग हमेशा ज़्यादा लोग हो जाते हैं। खास कोई जो मैं कोई ऐसे चिंता नहीं कहता, किसी को आरोप नहीं कहता, लेकिन ये जो सस्ते मंची कवि होते हैं तो बंदी करने वाले वो एकदम से बहुत आ जाते हैं। ये बहुत कवि का एक बहुत ज़्यादा पैदा कवि हो गए हैं जो राष्ट्रवादी कवि हैं, जो राष्ट्र के गीत गा रहे हैं। एकदम संख्या इतनी बढ़ गई है उनकी। क्या करते इंदिरा जी के समय में भी, कांग्रेस समय में भी इसलिए जोर शोर से नहीं होता था। और उस समय में आप ये मजबूरी राजनीति में जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, हरकिशोर सुरजीत, डांगे, ऐसे लोग थे जो साफ विरोध भी उनका करते थे। और उनके विरोध को कोई मतलब इस तरीके से ये कोई नहीं कर सकता था विरोध क्यों करना है, क्या नहीं करना है। बिना एक नैतिकता के कोई मिशन नहीं बन सकता। और जो आंदोलन होते हैं वो हमेशा एक सौंदर्य रचना के लिए होते हैं, एक सुंदर चीज पैदा करने के लिए आंदोलन होते हैं। मैं उस आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकता कि जिसके आप नेता बैठ करके उसके 25 जो है वो चापलूस बैठे मकान जयमाला पहने घूमे, वो क्या करें। विश्वनाथ त्रिपाठी जी से चर्चा कर रहे थे अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए DB लाइव रेडियो के साथ।
हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।